दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है महीने की पहली तारीख यानी कि 1 दिसंबर 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार में पैसेंजर ट्रेनों से सफर करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक पटना, दानापुर, समस्तीपुर समेत बिहार में 14 पैसेंजर ट्रेनें रद्द कर दिया गया है। इसको लेकर के रेलवे के द्वारा दिशा निर्देश भी जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार बरौनी जंक्शन पर कार्य किया जाना है, इसकी वजह से इन ट्रेनों के परिचालन को रद्द कर दिया गया है। वहीं कुछ ट्रेनों को बदलते हुए मार्ग से चलाया जाएगा, इसको लेकर के अधिसूचना जारी कर दिया गया है। दोस्तों अब बात करेंगे कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक भागलपुर, बांका, सुपौल, सिवान समेत 12 जिलों में सड़क और पुल का निर्माण किया जाएगा। इसको लेकर के एजेंसियों का चयन किया जा रहा है। खबर के अनुसार चुनी एजेंसियां 10 परियोजनाओं का डीपीआर 6 महीने में बनाएगी। इसके बाद बिहार के अलग अलग जिलों में सड़क और फिर कुल पुल परियोजनाओं पर काम शुरू होगा। इसके निर्माण से लोगों का आवागमन सुगम हो जाएगा। आपको बता दूं कि बिहार के भागलपुर, नवादा, सिवान, सीतामढ़ी, मधुबनी, छपरा, गया, बांका, सुपौल, भोजपुर, अररिया और मुजफ्फरपुर से गुजरने वाली सड़कों की 2 लेन चौड़ा किया जाएगा। इससे इन जिलों के लोगों को सीधा फायदा होगा। दोस्तों बात करते हैं कि आरबीआई ने खुदरा स्तर पर डिजिटल रुपए का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करने की घोषणा की है। आरबीआई ने मंगलवार को कहा है कि 1 दिसंबर से रिटेल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी कि सीबीडीसी के लिए पायलट प्रोजेक्ट को लेकर के आएगा। आरबीआई ने कहा है कि डिजिटल रुपया एक डिजिटल टोकन के रूप में होगा जो लीगल टेंडर रहेगा। आरबीआई ने बताया है कि डिजिटल रुपया उसी मूल्य वर्ग में जारी किया जाएगा जिसमें वर्तमान में कागजी मुद्रा और सिक्के जारी किए जाते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में आरक्षण पर लंबे समय से सियासत होता रहा है। जब स्वर्ण वर्ग को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण पर सियासत थम नहीं रहा है। जब उपेंद्र कुशवाहा लगातार इसको लेकर के बयान दे रहे हैं तो फिर वही जदयू में ही उनके खिलाफ स्वर्ण नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। जब उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि 50% की सीमा इस आरक्षण से टूट गई है। ऐसे में आरक्षण की सीमा को और बढ़ाना चाहिए क्योंकि अभी 10% आरक्षण जातीय आधार पर ही दिया गया है, या आर्थिक आधार पर नहीं। यदि आर्थिक आधार पर दिया जाता तो फिर इसमें सबको शामिल किया जाता। ऐसा नहीं है कि जदयू के पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह और फिर पार्टी के कई नेता उपेंद्र कुशवाहा के बयान से खासे नाराज हैं। जदयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में दिए गए उपेंद्र कुशवाहा ने स्वर्ण वर्ग को दिए गए 10% आरक्षण का मुद्दा उठाया था और 50% आरक्षण की सीमा बढ़ाने की वकालत की थी। उपेंद्र कुशवाहा पहले भी स्वर्ण वर्ग के आरक्षण को लेकर के बयान देते रहे हैं। यह पार्टी के अंदर विरोध के बाद अब खुल करके ना सही लेकिन कहीं ना कहीं स्वर्ण आरक्षण तरीके को लेकर के उनका विरोध दिख रहा है। उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि जो स्वर्ण वर्ग को आरक्षण दिया गया है वह भी जातीय आधार पर ही है और इसीलिए जातीय आधार पर जो 50% की सीमा है वह टूट चुकी है। यदि ऐसा नहीं होता तो फिर आर्थिक आधार पर आरक्षण में सबको मौका मिलता। उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान पर भी जदयू के स्वर्ण नेताओं में नाराजगी है और खुल करके मोर्चा खोल दिया है। दोस्तों बात करते हैं कि भोजपुरी फिल्म का प्रसार तेजी से बढ़ा है। जब पूरी दुनिया में भोजपुरी के दर्शकों की संख्या 40 करोड़ से ज्यादा है। ऐसे में इतने बड़े दर्शक वर्ग के लिए भोजपुरी की फिल्में भी धड़ धड़ बढ़ रही है और रिलीज के साथ ही ये फिल्में खूब चलती भी हैं। आपको बता दूं कि भोजपुरी के कई सुपरस्टार अभिनेता ऐसे हैं जिनको भोजपुरी के दर्शक सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जिनको उनके अभिनय के साथ उनकी गायकी के लिए भी पसंद किया जाता है। भोजपुरी के दर्शक इस तरीके से अपने पसंदीदा अभिनेता के बारे में सब कुछ जानते हैं। ऐसे में हम कुछ भोजपुरी अभिनेताओं के बारे में आप बात करेंगे और बताएंगे आपके पसंदीदा अभिनेता किस जाति से ताल्लुक रखते हैं। तो सबसे पहले पवन सिंह की बात करते हैं। तो भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह को आज कौन नहीं जानता है, जहां उनको करोड़ों की संख्या में लोग जानते हैं। 5 जनवरी 1986 को बिहार के आरा जिले में पवन सिंह का जन्म हुआ था। साल 2007 में उन्होंने अपने फिल्म कैरियर की शुरुआत की। पवन सिंह जाति से राजपूत हैं। अब बात करते हैं खेसारी लाल यादव की। तो काफी स्ट्रगल करके भोजपुरी सिनेमा के बड़े पर्दे पर अपने अलग पहचान बनाने वाले खेसारी लाल यादव की आवाज और
और अभिनय दोनों के दीवाने करोड़ों में भोजपुरी के दर्शक हैं। खेसारी लाल यादव का जन्म 15 मार्च 1986 को बिहार के सारण में हुआ था। साल 2011 में अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत खेसारी लाल यादव ने की। खेसारी लाल यादव यादव समाज से आते हैं। अब बात करते हैं रवि किशन के बारे में। तो रवि किशन का असली नाम रवि किशन शुक्ला है। हिंदी भोजपुरी के साथ साउथ की कई फिल्मों में अपने अभिनय का लोहा मनवा चुके इस सुपरस्टार का जन्म 17 जुलाई 1969 को बॉम्बे महाराष्ट्र में हुआ। 1992 में हिंदी सिनेमा के पर्दे से इनकी फिल्मी करियर की शुरुआत हुई और भोजपुरी फिल्मों में 2003 में उन्होंने कदम रखा। वह ब्राह्मण है, यानी कि रवि किशन ब्राह्मण जाति से आते हैं। अब बात करते हैं मनोज तिवारी की। तो बिहार के सासाराम में 1 फरवरी 1971 को मनोज तिवारी मृदुल का जन्म हुआ। जब पहले अपनी गायकी का और बाद में अपने अभिनय से दर्शकों को अपना दीवाना बनाने देने वाले मनोज तिवारी ने 2003 में भोजपुरी फिल्मों के बड़े पर्दे पर धमाल कर दिया। मनोज तिवारी ब्राह्मण समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। अब बात करते हैं अरविंद अकेला कल्लू की। तो भोजपुरी सिनेमा के केमिस्ट्री किंग, बेहतरीन अभिनेता और शानदार सिंगर अरविंद अकेला कल्लू का जन्म 26 जुलाई 1997 को बिहार के बक्सर में हुआ था, जहाँ कल्लू भी ब्राह्मण समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। अब बात करते हैं यश कुमार की। तो लूलिया गर्ल के साथ शादी के बाद चर्चा में आई भोजपुरी के सुपरस्टार यश कुमार का पूरा नाम यश कुमार मिश्रा है। उन्होंने पहली शादी भोजपुरी एक्ट्रेस अंजना सिंह से की थी। यश कुमार भी ब्राह्मण जाति से आते हैं। अब बात करते हैं गुंजन सिंह के बारे में। तो भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार, सिंगर और अभिनेता गुंजन सिंह को कौन नहीं जानता है, जब वे भोजपुरी के साथ मगही भाषा में भी गाना गाते हैं। जब बिहार के नवादा जिले में गुंजन का जन्म हुआ था, जब गुंजन सिंह जाति से भूमिहार है। तो दोस्तों ये था आपके भोजपुरी सिनेमा के फेवरेट सुपरस्टार की जाति। दोस्तों बात करते हैं कि प्रसिद्ध लोक गायिका एवं उभरती हुई एक युवा कलाकार मैथिली ठाकुर को उद्योग विभाग की ओर से बिहार के खादी, हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादकों के प्रचार प्रसार के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। जहां बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड ने बिहार खादी के लिए मैथिली ठाकुर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। वह बिहार खादी का दुनिया भर में प्रचार करेगी। जब बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ और फिर उद्योग विभाग के प्रधान सचिव संदीप पौडरिक ने लोक गायिका मैथिली ठाकुर को बिहार खादी, हैंडलूम और हस्तशिल्प का ब्रांड एम्बेसडर बनने पर बधाई दी है। जब बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के परिसर में आयोजित सादे समारोह में बोर्ड के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी दिलीप कुमार और फिर उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान के निदेशक विवेक रंजन मैत्री ने मैथिली ठाकुर को ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने से संबंधित प्रपत्र सौंपा। इस अवसर पर बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी दिलीप कुमार ने बताया है कि देश के इतिहास और फिर हमारी परंपरा का महत्वपूर्ण पहलू खादी है। जब खादी को युवाओं से जोड़ने के लिए बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा कई नई योजनाएं बनाई जा रही है। मैथिली ठाकुर को बिहार के खादी, हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादकों का ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने से युवाओं का रुझान बिहार के वस्त्रों और फिर बिहार के हस्तशिल्प के संबंध में बढ़ेगा। दोस्तों बात करते हैं कि राजधानी पटना समेत बिहार भर में पछुआ हवा की मजबूत स्थिति होने के साथ तापमान में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है। जब मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार बीते 24 घंटे के दौरान बिहार के 7 जिले वाल्मीकि नगर, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, अररिया, बेगूसराय, कटिहार और सबौर जिले में न्यूनतम तापमान में आंशिक गिरावट दर्ज की गई है। वहीं राजधानी पटना समेत बिहार के 16 जिलों के सीवान, सारण, रोहतास, औरंगाबाद, गया, शेखपुरा, जमुई, बांका, सुपौल, सहरसा, खगड़िया, भागलपुर, बांका, जमुई, फॉरबिसगंज, पूर्णिया के न्यूनतम तापमान में आंशिक वृद्धि दर्ज की गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के बांका से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बांका में अगर आप मछली पालन करना चाहते हैं तो फिर आपको सरकार के द्वारा फ्री प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसको लेकर के जिले के किसान ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। खबर के अनुसार बांका में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है, जहाँ साथ ही साथ किसानों को मछली पालन के लिए सब्सिडी भी दिया जा रहा है ताकि जिले के किसान आसानी से मछली पालन कर सकते हैं। आपको बता दूं कि अब बिहार सरकार मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को फ्री में प्रशिक्षण देगी। इस दौरान किसानों को मछली पालन के बारे में बताया जाएगा। बांका में इस साल 300 किसानों को मत्स्य दर्शन एवं भ्रमण योजना के तहत प्रशिक्षण दिया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में खेती करने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक पटना, बक्सर, पूर्णिया समेत सभी जिलों के किसान ऑनलाइन के द्वारा अपने घर पर बीज मंगा सकते हैं। इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार बिहार के किसान अच्छे बीजों के लिए शहरों में स्थित बीज भंडार से लेकर के कृषि वैज्ञानिकों तक से संपर्क करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने लोगों के घर पर उच्च किस्म के
फसलों का बीज उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है। आपको बता दूं कि बिहार में बीज वितरण कार्यक्रम के तहत किसानों को घर पर ही मनपसंद बीजों की होम डिलीवरी की सुविधा दी जाती है। इसके लिए किसानों को बिहार सरकार की वेबसाइट पोर्टल पर जाकर के ऑनलाइन के द्वारा आवेदन करना होगा, तभी आप बीज ले सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में नौकरी की तलाश कर रहे बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर महीने में कटिहार, अररिया और किशनगंज में रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार बिहार के कटिहार में 10 दिसंबर को रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा, जबकि अररिया में 12 दिसंबर को रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा। वहीं किशनगंज में 13 दिसंबर को भी रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि इस रोजगार मेला में 8वीं 10वीं स्नातक, पीजी, डिप्लोमा, ITI आदि पास युवाओं को इंटरव्यू के आधार पर नौकरी दी जाएगी। इस मेला में उपस्थित होने के लिए युवाओं की आयु सीमा 18 से 35 साल के बीच निर्धारित किया गया है। अगर आप कटिहार, अररिया और किशनगंज में लगने वाले रोजगार मेला में उपस्थित होकर के नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर आप सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट www.ncss.gov.in पर जाकर के ऑनलाइन के द्वारा आवेदन करें, रजिस्ट्रेशन करें। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पटना, नालंदा, पूर्णिया, बक्सर समेत सभी जिलों में रहने वाले लोग EWS सर्टिफिकेट घर बैठे बना सकते हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार सरकार ने EW सर्टिफिकेट बनाने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। अब आप अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर की मदद से EWS सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये EWS सर्टिफिकेट क्या है? तो सामान्य वर्ग में आने वाले वैसे लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उन लोगों के लिए सरकार के द्वारा 10% का आरक्षण दिया जाता है। इसीलिए EWS सर्टिफिकेट बनाना अनिवार्य है। आप चाहे तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए दस्तावेजों के बारे में बात किया जाए तो आवेदक के पास आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, आय प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, ईमेल ID और फिर फोटो आदि होनी चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर निकल करके सामने आई है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक पटना में 5G सर्विस चालू हो गया है। आपको बता दूं कि भारतीय एयरटेल बिहार की पहली ऐसी कंपनी है जो पटना में 5G सर्विस चालू किया है। वहीं रिलायंस जियो भी पटना में 5G सर्विस शुरू करने की तैयारी कर रही है। दिसंबर के अंत तक जियो की 5G सर्विस भी पटना में चालू हो जाएगा, जबकि नए साल में गया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और पूर्णिया में भी जियो की 5G सेवा शुरू होगी। आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अक्टूबर 2022 को नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस की 6ठे एडिशन में आधिकारिक तौर पर भारत में 5G सर्विस लॉन्च किया था। इसके बाद अभी देश के बसे शहरों में इसकी सेवा शुरू की गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में घर मकान बनाने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने निकल करके आई है। ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार पटना, भागलपुर सहित बिहार में ईंट भट्टी और फिर सीमेंट के दामों में वृद्धि देखने को मिल रही है। इसका सीधा सा असर घर मकान बनाने वाले लोगों पर पड़ रहा है। खबर के अनुसार 2 माह पहले ईंट जहां 16 से 18 हजार रुपए में मिल रही थी, यानी कि 1500 ईंट की कीमत 16 से 18 हजार रुपए में मिल रही थी, लेकिन अब इसके दाम में बढ़ोतरी हो गई है। इस वक्त ईंट का भाव पटना में 18 से 20 हजार रुपए में 1500 ईंट मिल रही है। वही सीमेंट के दाम में भी 20 से 30 रुपए प्रति बोरी में बढ़ोतरी हुई है। आपको बता दूं कि जो सीमेंट 1 महीने पहले 400 रुपए प्रति बोरी बिक रही थी, लेकिन अब उसकी कीमत 430 रुपए तक हो गई है। जबकि गिट्टी की कीमत 9000 से 9500 रुपए 110 फुट से बढ़कर 11 से 12 हजार रुपए हो गई है। हालांकि बालू और सरिया के दाम में 20% की कमी आई है। दोस्तों बात करते हैं कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का किडनी ट्रांसप्लांट दिसंबर के पहले सप्ताह में हो सकता है। लालू प्रसाद यादव इसके लिए पहले ही सिंगापुर पहुंच चुके हैं। हालांकि उनके किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर के किसी प्रकार का आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि दिसंबर के पहले सप्ताह और फिर विशेष करके 5 दिसंबर को उनकी किडनी ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया हो जाए। ये लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य पर भी निर्भर करेगा कि वे किस स्थिति में है। उसी अनुरूप उनके किडनी ट्रांसप्लांट की तारीख तय होगी। हालांकि कहा जा रहा है कि 3 दिसंबर को लालू प्रसाद यादव सिंगापुर के आसपास में भर्ती होंगे। 1 दिसंबर से 3 दिसंबर तक उनका हेल्थ चेकअप किया जाएगा। अगर सामान्य रिपोर्ट आई तो फिर 3 दिसंबर के बाद सर्जरी हो सकती है। नियम के तहत 72 घंटे की सर्जरी में सभी रिपोर्ट सामान्य आना जरूरी है। ऐसे में अगर सब कुछ इसी अनुरूप रहा तो फिर लालू प्रसाद यादव के लिए 5 दिसंबर का दिन बेहद खास हो सकता है। उस दिन बेटी रोहिणी आचार्य पिता लालू प्रसाद यादव को किडनी डोनेट कर सकती है। जी हाँ, आपको बता दूं कि लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ही उन्हें किडनी डोनेट कर रही है। इसकी घोषणा पहले ही रोहिणी आचार्य ने कर दी थी।
दोस्तों इन दिनों शादी का मौसम चल रहा है, हाई प्रोफाइल शादियां भी हो रही है। जैसे सोमवार रात एक ऐसी हाई प्रोफाइल शादी राजधानी पटना में हुई। ये कई मायनों में खास रही। जाति का बंधन टूटा तो राजनीति के दिग्गज का भी जमावड़ा दिखा। बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी की पुत्री शाम्भवी और महावीर मंदिर न्यास के सचिव और पूर्व IPS आचार्य किशोर कुणाल के बेटे सायन कुणाल की शादी हुई। इसमें राज्यपाल फागू चौहान, CM नीतीश कुमार, डिप्टी CM तेजस्वी यादव, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह समेत पक्ष विपक्ष के कई राजनेता शामिल हुए। खास बात ये रही कि दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद इमाम बुखारी भी शादी समारोह में उपस्थित रहे। जब मंत्री अशोक चौधरी की अपोलो रोड आवास पर आयोजित वैवाहिक कार्यक्रम में वर वधू को आशीर्वाद देने राजनेता पहुंचते रहे। जब मंच पर CM नीतीश कुमार पहुंचे तो फिर उस समय वहां सैयद इमाम बुखारी भी मौजूद थे। बताया जाता है कि अशोक चौधरी ने उन्हें विशेष रूप से आमंत्रित किया था। बारात लगने से लेकर के देर तक वे कार्यक्रम में मौजूद रहे। CM नीतीश कुमार भी उनसे गर्मजोशी से मिले। जब बिहार सरकार के अधिकांश मंत्री और ब्यूरोक्रेट इस शादी समारोह में पहुंचे। दोस्तों बिहार RJD के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की नाराजगी अब दूर हो गई है। जी हां, RJD बिहार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह कल तेजस्वी यादव के साथ प्रदेश कार्यालय पहुंचे। इस दौरान जगदानंद सिंह के साथ बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। जगदानंद सिंह का स्वागत पार्टी के पदाधिकारियों ने बड़ी ही उत्साह के साथ किया। वहीं इस दौरान डिप्टी CM तेजस्वी यादव जगदानंद सिंह की आगवानी करते नजर आए। जगदानंद सिंह पार्टी पदाधिकारियों को निर्देश देने की मुद्रा में दिखाई पड़े। आपको बता दूं कि इलाज के लिए सिंगापुर जाने से पहले RJD चीफ लालू प्रसाद यादव ने जगदानंद सिंह को ही बिहार का RJD चीफ बनाए जाने रखने का फैसला किया था। इससे पहले जगदानंद सिंह ने अपने पुत्र सुधाकर सिंह के बिहार के कृषि मंत्री के पद से इस्तीफा दिए जाने से नाराज हो गए थे। उसके बाद से ही ऐसी चर्चा थी कि जगदानंद सिंह इस्तीफा दे सकते हैं। उन्होंने RJD कार्यालय जाना भी बंद कर दिया था। बिहार RJD के नए अध्यक्ष के लिए अब्दुल बारी सिद्दीकी का नाम भी आगे चल रहा था, लेकिन अंत में लालू प्रसाद यादव ने जगदानंद सिंह को ही बिहार RJD का चीफ बनाए रखने का निर्णय लिया है। दोस्तों बात करते हैं कि इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है, जहां मुख्य सचिवालय में CM नीतीश कुमार की अध्यक्षता में चल रही कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई। बैठक में कुल 31 एजेंडों पर कैबिनेट की मुहर लगी है। नीतीश कैबिनेट की हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर कैबिनेट की मुहर लगी है। नीतीश कैबिनेट ने बिहार पुरातत्व एवं संग्रहालय सेवा नियमावली 2022 के गठन को स्वीकृति दे दी है। वहीं जल संसाधन विभाग के सहायक अभियंता प्रेम प्रकाश को सरकार के आदेश का उल्लंघन करने के आरोप में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। शराब से जुड़े हुए मामलों त्वरित निष्पादन के लिए सरकार ने 8 अतिरिक्त विशेष कोर्ट स्थापित करने के लिए विभिन्न कोटे के 72 पदों के सृजन को स्वीकृति दी है। वहीं पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामलों के निष्पादन के लिए गठित किए जाने वाले 54 विशेष अदालतों के लिए विभिन्न कोटि के कुल 432 पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई है। जबकि सरकार ने खगड़िया में तैनात वाणिज्य कर विभाग के तत्कालीन उपायुक्त शशिकांत चतुर्वेदी को रिश्वत लेने के आरोप में सेवा से बर्खास्त कर दिया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में एक बार फिर से नौकरी मांगने वाले अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। जब बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि BPSC द्वारा आयोजित 67वीं परीक्षा में धांधली को लेकर के अभ्यर्थी पटना के राजभवन चौराहे पर विशेष प्रदर्शन कर रहे थे, जिन पर पुलिस ने लाठियां बरसाई। जब शांति और कानून व्यवस्था बहाल रखने की बात कहते हुए पुलिस ने विरोध कर रहे अभ्यर्थियों को दूर खदेड़ दिया। मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया। जब लाठीचार्ज में किसी के चोटिल होने की खबर नहीं आई है। BPSC के सभी दरवाजे पर भी पुलिस तैनाती बढ़ा दी गई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने छात्र नेता दिलीप कुमार को मुलाकात के लिए बुलाया। राजभवन चौराहे के अलावा BPSC गेट पर भी हजारों छात्र जुटे हुए रहे और विरोध प्रदर्शन करते रहे। आयोग के कार्यालय पर पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई। अभ्यर्थी आयोग के अध्यक्ष को हटाने समेत अपनी कई मांगों पर अड़े हुए रहे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सोनपुर मेले का एक वीडियो तेजी से इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में 5 लड़कियों के बीच मारपीट हो रही है। बताया जाता है कि एक बॉयफ्रेंड के लिए सभी लड़कियां मेले में ही मारपीट करने लगी। प्रेमी के लिए लड़कियों की लड़ाई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तैर रहा है। जहां दरअसल सोनपुर मेला में बॉयफ्रेंड के लिए 5 लड़कियों का आपस में मारपीट करने का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। जहाँ बॉयफ्रेंड एक और 5 गर्लफ्रेंड। इस वीडियो में 5 लड़कियां आपस में मारपीट कर रही है, जबकि बॉयफ्रेंड एक दूसरे को बचा रहे हैं। इस वीडियो के इंटरनेट मीडिया पर वायरल होने पर
तरह तरह के कमेंट भी आ रहे हैं। हालांकि केडीवी लाइव इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। जब मेला क्षेत्र में सड़क के बीचों बीच लड़कियां जमकर के मारपीट कर रही है। चर्चा यह है कि लड़कियों के बीच ये लड़ाई बॉयफ्रेंड को लेकर के हुई थी। ये घटना 3 दिन पुरानी बताई जा रही है। बताया जाता है कि एक लड़का एक लड़की को मेला में घुमा रहा था, तभी अचानक 3-4 लड़कियां उस लड़की के साथ मारपीट करने लगी। जी हाँ, उनका कहना था कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। सड़क पर लड़कियों ने जमकर के एक दूसरे पर थप्पड़ एवं घूंसा चलाया। मेला में सड़क पर हो रही मारपीट से स्थानीय लोग हतप्रभ थे, लेकिन चूंकि लड़कियों का मामला था इसलिए लोगों ने बीच में हस्तक्षेप नहीं किया। दोस्तों बात करते हैं कि 67वीं बीपीएससी परीक्षा को लेकर के हंगामा अभी नहीं थमा है। आज भी अभ्यर्थियों ने बीपीएससी ऑफिस के बाहर जमकर के हंगामा किया। उन्होंने बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा की गाड़ी का घेराव कर लिया, जिसके बाद विजय कुमार सिन्हा को अपनी गाड़ी से उतरना पड़ा और इन अभ्यर्थियों की मांग सुननी पड़ी। अभ्यर्थियों ने परीक्षा में धांधली का आरोप लगाया है, जहाँ उनकी मांग है कि पेपर लीक मामले की जाँच सीबीआई से कराई जाए। इतना ही नहीं, अभ्यर्थियों ने परीक्षा नियंत्रण कक्ष सचिव अमरेंद्र कुमार को भी उनके पद से हटाने की मांग की है। 67वीं बीपीएससी परीक्षा में पेपर लीक को लेकर के अभ्यर्थियों ने खूब बवाल किया। उन्होंने मामले की सीबीआई जांच करने की मांग की है। उन्होंने बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा की गाड़ी का घेराव कर लिया। विजय कुमार सिन्हा ने अभ्यर्थियों को आश्वासन देकर के शांत कराया। दोस्तों बात करते हैं कि पीएचईडी ने हर घर नल का जल योजना का सोशल ऑडिट कराया है। 6 माह से चल रहे ऑडिट में कहा गया है कि योजना की जांच 4095 पंचायतों में हुई है। इन पंचायत में हुई जन सुनवाई में 94% लाभुक संतुष्ट दिखे हैं। कुछ परिवार ने योजना के संबंध में शिकायत की है। इसके बाद संबंधित संवेदक और फिर अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। ऑडिट रिपोर्ट पर विभाग ने समीक्षा की है। इसमें यह भी कहा गया है कि दोषी एजेंसियों को ब्लैक लिस्ट करें। रिपोर्ट के मुताबिक अब भी 2% घरों में हाउस कनेक्शन है। 12% पंचायतों में पंचायतों का निराकरण सही समय पर नहीं होता है। वहीं पाइपलाइन बिछाने के बाद सड़क की मरम्मत नहीं करने की शिकायत भी लाभुकों ने की है। ऑडिट रिपोर्ट में दर्शाया गया है कि लगभग 4% पंचायतों में समय से पानी नहीं मिल रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के बक्सर जिला कृषि पदाधिकारी मनोज कुमार पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी टीम की कार्रवाई में मनोज के पास 1.5 दर्जन से ज्यादा चल अचल संपत्ति मिली है। इसमें नवी मुंबई के फ्लैट को छोड़ करके बाकी की सभी 18 संपत्तियां सारण और वैशाली जिले में खरीदी गई है। दिलचस्प बात यह है कि सारण और वैशाली में एक भी जमीन या फिर मकान कृषि पदाधिकारी मनोज कुमार ने अपने नाम पर नहीं ली है, बल्कि सारी संपत्ति अपनी पत्नी के नाम पर कराई है। कृषि पदाधिकारी मनोज कुमार पर निगरानी ने आय से 90,19,483 रुपए अधिक की एफआईआर दर्ज की है। दोस्तों बात करते हैं कि सीबीएसई द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीटीईटी दिसंबर 2022 के लिए सोमवार से आवेदन फॉर्म में सुधार की प्रक्रिया शुरू हो गई है। स्टूडेंट फॉर्म में हुई गलतियां 3 दिसंबर तक सुधार सकते हैं। सीबीएसई ने कहा है कि अगर आवेदन फॉर्म में कोई भी गलती रह गई है तो फिर उसमें स्टूडेंट सुधार कर सकते हैं। सेंटर सुधार की अनुमति सीबीएसई नहीं देगा। फॉर्म में स्टूडेंट अपने नाम, पता, माता का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि और एड्रेस में सुधार कर सकते हैं। इस बार सीटीईटी में राज्य से 4,86,432 अभ्यर्थी शामिल होंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिता कविराज स्वर्गीय राम लखन सिंह वेद की 44वीं पुण्यतिथि के मौके पर अपने पैतृक गांव हरनौत प्रखंड के कल्याण बिघा पहुंचे, जहां उन्होंने स्मृति वाटिका में पिता की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर के कल्याण बिघा में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई थी। श्रद्धांजलि के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पैतृक आवास भी गए और उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात करके उनकी समस्याओं को भी सुना। इस दौरान उन्होंने गाँव का भ्रमण करके पुराने यादों को ताजा किया। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के जमुई स्टेशन पर उस वक्त हंगामा मच गया जब एक युवक ने अपने जीजा को किसी और महिला के साथ पकड़ लिया। तुरंत ही उसने इसकी जानकारी अपने परिवार को दी। जब परिवार वाले स्टेशन पहुंचे तो फिर जो सच्चाई निकल करके सामने आई है उसे सुनकर के सभी के होश उड़ गए। पता चला है कि युवक ने एक और शादी कर ली है। जब थाने ले जाने पर पुलिस की पूछताछ में सामने आया है कि छोटू नाम के इस युवक की 4 राज्यों में 6 पत्नियां हैं। जब पहली पत्नी से उसके 4 बच्चे भी हैं। 1.5 साल पहले जिस
महिला को उसने छोड़ा था उससे भी 2 बच्चे हैं। हैरान कर देने वाली ये कहानी जमुई जिला के बरहट थाना क्षेत्र के जावातारी गांव निवासी छोटू कुमार पुत्र गणेश दास की है। जब छोटू से दूसरे महिला के बारे में पूछा गया तो फिर उनका कहना था कि वे मेरी पत्नी हैं। ये बात सुनकर के सभी का माथा ठनक गया। फिर विकास ने छोटू से पूछा है कि मेरी दीदी मंजू को कब ले जाओगे, तो इस सवाल पर छोटू चुप्पी साध गया और फिर कुछ नहीं बोला। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में बेरोक-टोक ठगी कर रहे फ्रॉड बिल्डरों पर गाज गिरने वाली है। जब पूरे बिहार के ऐसे तमाम बिल्डरों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कानूनी कार्रवाई करने का फरमान जारी कर दिया गया है। कई बिल्डरों की ठगी पर हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद बिहार पुलिस हरकत में आई है। जहां डीजीपी एस के सिंघल ने ग्राहकों से पैसे लेकर के फ्लैट नहीं देने वाले बिल्डरों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने को कहा है। जब मंगलवार को बिहार के डीजीपी एस के सिंघल ने सभी जिलों के एसपी के साथ साथ दूसरे आला अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की थी, जहां उसी दौरान डीजीपी ने धोखाधड़ी करने वाले बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया। डीजीपी ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति बिल्डर के खिलाफ ठगी का आरोप लगाता है तो फिर पुलिस तत्काल मामले की जांच करके कार्रवाई करें। डीजीपी ने बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई की पूरी जानकारी पुलिस मुख्यालय को भेजने को कहा है। दरअसल पटना हाईकोर्ट ने बिहार में बिल्डरों की मनमानी पर गहरी नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट ने पुलिस से पूछा है कि फ्रॉड करने वाले बिल्डरों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। जब कोर्ट ने डीजीपी को शपथ पत्र दायर करके सारी जानकारी देने को कहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में दिसंबर माह के अंत से बालू की समस्या गहरा सकती है। बताया जाता है कि 25 दिसंबर के बाद बिहार में बालू खनन पर रोक लग जाएगी। अभी बिहार में बालू खनन का काम बिहार राज्य खनन निगम के पास है, लेकिन इस विभाग को बालू खनन की अनुमति 25 दिसंबर को खत्म हो जाएगी, जिसके बाद उन्हें इनकी अनुमति नहीं है। ऐसे में खनन एवं भूतत्व विभाग की अपर मुख्य सचिव हरजोत कौर बमहरा की ओर से प्रेरित पत्र में विभिन्न विभागों को ये सूचना दी गई है कि अभी सही हुए अपने लिए पर्याप्त बालू के स्टॉक करने के लिए कहा गया है। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार की महागठबंधन सरकार पर केवल अपने मुस्लिम वोट बैंक की चिंता करने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को दावा किया है कि इस प्रदेश में धर्मांतरण बड़ी तेजी से हो रही है। भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने देश में धर्मांतरण रोधी कठोर कानून की आवश्यकता पर जोर दिया है और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का उपहास उड़ाया है, यानी कि मजाक उड़ाया है। उन्होंने इस यात्रा के माध्यम से हिंदू समुदाय से नफरत करने वालों को एकजुट करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। गिरिराज सिंह ने संवाददाताओं से कहा है कि मुझे आश्चर्य है कि बिहार में हिंदुओं के बारे में कौन सोचेगा, जहां सत्तारूढ़ महागठबंधन को केवल अपने मुस्लिम वोट बैंक की चिंता है और राज्य में यानी कि बिहार में बड़ी तेजी से हो रहे धर्मांतरण पर बिहार सरकार ने आंख मूंद रखी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सीमांचल क्षेत्र में स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि उन जिलों का दौरा करने पर आश्चर्य होता है कि क्या कोई बांग्लादेश में प्रवेश कर गया हूँ। गिरिराज सिंह ने दावा किया है कि यहाँ तक कि मेरे अपने लोकसभा क्षेत्र बेगूसराय सहित बिहार के अन्य जिलों में ईसाई मिशनरी धर्मांतरण कर रहे हैं। देश में एक ऐसा कानून लगाया जाना चाहिए जो धमकी या फिर प्रलोभन के माध्यम से धर्मांतरण पर रोक लगा सके। इसे राजनीतिक के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। जब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बारे में पूछे जाने पर गिरिराज सिंह ने कहा है कि वे एक राजा का बेटा है, मैं उनके बारे में कुछ भी कहने वाला कौन होता हूँ। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में सरकारी स्कूल के कारनामे लगातार सामने आती है। खास करके नियोजित शिक्षकों की योग्यता को लेकर के हमेशा बवाल होता है। ये वही शिक्षक है जो क्लासरूम में या तो फिर खर्राटा मारे पकड़े जाते हैं या फिर जांच करने आए अधिकारियों के सवालों पर चुप्पी साध लेते हैं, लेकिन अब इनकी नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। जब बिहार के ऐसे 8000 शिक्षक शामिल है जिन्हें खुद को साबित करने के लिए सरकार लास्ट चांस देने जा रही है। जी हाँ, इन सभी 8000 शिक्षकों से शिक्षक दक्षता परीक्षा ली जाएगी। इस एग्जाम के आधार पर ही उनकी नौकरी पर फैसला लिया जाएगा। अगर वे इस परीक्षा को पास कर लेते हैं तो फिर अपनी नौकरी कर सकेंगे, लेकिन परीक्षा क्वालिफाई नहीं करने वाले शिक्षकों की नौकरी जा सकती है। 3000 शिक्षकों से पहले ही परीक्षा ली जा चुकी है, लेकिन ये सभी फेल हो गए। जब 5000 शिक्षक ऐसे भी हैं जिन्होंने दक्षता परीक्षा से दूरी बना ली है, यानी कि 5000 शिक्षक परीक्षा में शामिल हुए ही नहीं। आपको बता दूं कि दक्षता परीक्षा में फेल होने वाले शिक्षकों में नालंदा में 83, नवादा में 159, शेखपुरा में 11, गया में 132, सारण में 72, दरभंगा में 77, वैशाली में 59, पश्चिमी चंपारण में 18, गोपालगंज में 209, जमुई में 288, कटिहार में 173, खगड़िया में 131, किशनगंज में 136, लखीसराय में 33, मधुबनी में 260, अररिया में 206, अरवल में 20, औरंगाबाद में 80, बेगूसराय में 64, कैमूर में 20, भागलपुर में 10, भोजपुर में 77, मुंगेर में 31, मुजफ्फरपुर में 25, पूर्णिया में 165, रोहतास में 30, सहरसा में 87, समस्तीपुर में 74,
शिवहर में 10, सीतामढ़ी में 140, सिवान में 164, सुपौल में 143 शिक्षक शामिल है। लेकिन सरकार इन्हें एक और मौका देने जा रही है, जहां इनसे दोबारा दक्षता परीक्षा ली जाएगी, जिसे पास करना जरूरी होगा। अगर पास नहीं किए तो फिर इन्हें फेल करार दिया जाएगा और फिर हो सकता है कि इसकी नौकरी भी जा सकती है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा पटना, भागलपुर, नालंदा समेत कई जिलों में 15,000 करोड़ रुपए की योजना का शुभारंभ किया जाएगा। इसको लेकर के तैयारी कर ली गई है। खबर के अनुसार सीएम नीतीश कुमार NBPDCL के अंतर्गत 92 करोड़ की लागत से वैशाली, पश्चिमी चंपारण, सहरसा, अररिया, गोपालगंज, बेगूसराय, दरभंगा, मोतिहारी, छपरा और फिर SBPDCL के लिए 182 करोड़ की लागत से पटना, भागलपुर, नालंदा, औरंगाबाद, गया, आरा में निर्मित विद्युत शक्ति उपकेंद्रों का लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा आज से बिहार के ग्रामीण इलाकों में स्मार्ट मीटर भी लगाया जाएगा। आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा ग्रामीण बिजली उपभोक्ताओं के यहां पर भी स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के कार्य का शुभारंभ किया जाएगा। जब बिहार के शहरी इलाकों में खास करके राजधानी पटना, भागलपुर आदि बड़े शहरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जा रहा है, लेकिन अब बिहार के ग्रामीण इलाकों में भी स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। इसकी तैयारी की जा रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के जहानाबाद में प्रेमी प्रेमिका को अकेले में मिलना भारी पड़ गया। जैसे ही दोनों कमरे के अंदर गए, लोगों ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। जहां इलाके में ये बात तेजी से फैल गई, जहां लोगों का आरोप है कि अक्सर घर में अलग अलग प्रेमी जोड़ों का आना जाना लगा रहता है। एक प्रेमी युगल को यानी कि प्रेमी जोड़े को चुप चुप करके मिलना मंगलवार को महंगा पड़ गया। मोहल्ले वालों ने दोनों को कमरे में बंद कर लिया और पुलिस बुला दी। जब दोनों को कमरे से निकल करके पुलिस अभिरक्षा में थाना ले गया, दोनों को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। ये वाकया शहर के दक्षिणी दौलतपुर मोहल्ले का है। दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप अपना नया बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, कोई नया स्टार्टअप शुरू करने का इरादा है, तो बिहार बेहतरीन डेस्टिनेशन हो सकता है। उद्योग विभाग के प्रधान सचिव संदीप पैड्रिक के मुताबिक बिहार सरकार की नई स्टार्टअप नीति में इस बात का ख्याल रखा गया है कि स्टार्टअप का अप्रूवल और सीड फंड तेजी से दिया जाए। यह पिछले सप्ताह ही 31 नए स्टार्टअप को उद्योग विभाग द्वारा 1 करोड़ 80 लाख रुपए का प्रारंभिक सीड फंड उपलब्ध कराया गया है। यह संदीप पैड्रिक ने कहा है कि स्टार्टअप के लिए सारा आकाश खुला है। नए आइडिया के साथ अपने सपनों को साकार करने के लिए आगे आइए। बिहार स्टार्टअप फंड की ओर से सीड कैपिटल से लेकर के हैंड होल्डिंग और फिर वेंचर कैपिटल प्राप्त करने में सहायता सहित अनेक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। दोस्तों केवल पटना, मुजफ्फरपुर और गया ही नहीं बल्कि बिहार के अन्य प्रदूषित शहरों में भी अब प्रदूषण फैलाने वालों पर कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है। जब बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर अशोक घोष ने परिवेश भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि इसके लिए परिषद ने एक ग्रेडेड एक्शन प्लान तैयार किया गया है, जो 6 माह बाद बिहार के उन सभी 25 जिलों में लागू होगा जहाँ एयर क्वालिटी नापने के लिए बीते दिनों नए मॉनिटरिंग स्टेशन बनाए गए हैं। इसके अंतर्गत 100 से अधिक AQI वाले प्रदूषित शहरों में प्रदूषण फैलाने पर रोक होगी। ये रोक प्रदूषण स्तर यानी कि AQI की गंभीरता के अनुसार अलग अलग शहरों में अलग अलग तरह की होगी, जहां इसके क्रियान्वयन का जिम्मा संबंधित जिलों के DM और फिर संबंधित विभागों पर होगा। पर्यावरण संबंधित पहले से बने कानून के अनुसार इस तरह की एक्शन प्लान को लागू करने के लिए 1 वर्ष का आंकड़ा होना जरूरी है। इसलिए ग्रेडेड एक्शन प्लान तैयार होने के बावजूद भी इसे लागू नहीं किया गया है। 22 जिलों में नवस्थापित 25 मॉनिटरिंग स्टेशनों की स्थापना के लगभग 6 महीने हो चुके हैं और फिर 6 महीने के बाद इसके 1 वर्ष पूरे हो गए जाने के बाद ग्रेडेड एक्शन प्लान को लागू कर दिया जाएगा। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।